अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और 9 मई के मुकदमात, 9 मई के मामलात और कल का बानी पीटीआई इमरान खान का मशरूत माफ़ी से मुतल्लिक बयान, उसकी बाज़गश्त अभी भी बाकी है। आज कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है इन तमाम मामलात से मुतल्लिक। ज़रा देखिए वो 9 मई का आपका बयानिया है, ये तो पिट नहीं गया? नहीं, मैं नहीं समझता पिट गया। आपको वक्त बताएगा, नहीं पिटा। फौजी अदालतों में जा रहे हैं? नहीं, मैं फौजी अदालतों में तो हमारा स्टैंड है। देखें, अगर इमरान खान के वक्त जो है फौजी अदालतों पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं, 24 लोगों को कन्विक्शन हुई है, फांसी हुई है लोगों को, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? नहीं, अगर वो अपनी हुकूमत में अब फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकता है और लोगों को मौत की सजा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना, प्लान तो उसने बनाया वो था ना सारे का सारा। वो मशरूत माफ़ी मांग लें तो फिर उनके और एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। देखिए, जो 9 मई का दिन जो है ना, वो वन मस्ट अंडरस्टैंड इंक्लूडिंग इमरान खान कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत थी। अब दो मुख्तलिफ बातें हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। फ़ौजी अदालतों का मामला और 9 मई के मुकदमात उसमें चलना, और फिर जो कल मशरूत माफ़ी से मुतल्लिक इमरान खान का बयान सामने आया, बल्कि आज भी उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उसको दोहराया। न सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब, बल्कि हमने देखा कल रात से ही गाहे गाहे मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात ने इससे मुतल्लिक अपने रद्द अमल का इजहार किया। तमाम तर मामले पर बात करते हैं, पर शुरू यहाँ से करते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, क्या उनका बयान दुरुस्त है? हमें आज पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब वाले जो बयान है या उनकी जो बात है उसका तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा ये भी बताइएगा कि खान साहब ने ये जो बात की है, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? कौन सी मैडम? शेख खान साहब ने जो बात की है? सर, कल उन्होंने कहा है ना कि मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं वो, अगर तो CCTV फुटेजेस सामने ले आई जाएं और तहकीकात करवाई जाए कि 9 मई के PTI मुलव्विस है या नहीं है। मैडम शेख, इमरान खान ने 45वीं मरतबा कहा था कल के CCTV फुटेज सामने लाएं और तहकीक करें, जुर्म साबित हुआ तो जब जुर्म साबित हो जाए तो सज़ाएं दें। और वो और आज इसमें ये जो कल इसमें जो इजाफी किया वो ये किया कि मैं खुद सज़ा दूंगा, पार्टी से निकालूंगा और माफ़ी मांगूंगा, और ये इसमें इजाफा किया। और आज जो गुफ्तगू की इमरान खान ने, उससे वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफ़ी की बात ही नहीं की। तो अच्छा। आज उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफ़ी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बात की है कि मुझे वो फुटेज दिखाएं जिसमें हम जलाओ घिराव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या जिसमें हमारे लोग हैं। और ये जो 9 मई हमने नहीं किया, मैंने 9 मई की इhtजाज की कॉल नहीं दी थी, मैं ज़ेर हिरासत था, आज भी उन्होंने वही बातें की, और मैं अगवा था और मैं क्या करता, मुझे अगवा किया गया। तो आज वो अपनी उस बात से हट गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैंने जिस तरह वो बात मेरी मीडिया में गई है, मैंने उस तरह की बात की ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज इसके अलावा भी गुफ्तगू की, और मेन जिसका लुब्बे लुबाब यही था, और साफ़ियों ने जो पूछा भी कि आपने मशरूत माफ़ी मांगी, उसका उन्होंने वो हम डाल दिया है खैर से कि ये मीडिया जो है, मैंने तो उसको मशरूत किया था। और मैंने तो कल भी कहा था कि अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो ना करे। हमने कोई गलती की? हमने कोई गलती नहीं की। हम फॉर्म 47 वालों से तो बातचीत करेंगे ही नहीं, और अगर हमें कोई गिरफ्तारियों या मुकदमों से डर नहीं लगता, तो आज इमरान खान साहब इस बात से हट गए हैं। अब खैर से अब पता नहीं अगला कल क्या होगा। हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहा है ना अभी भी, उसमें पहला जो जुमला आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है कि 9 मई की CCTV फुटेज में PTI वाले सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगूंगा। फिर आगे जाके वो यही कह देते कि ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, लेकिन पहला जुमला जो वो कह रहे हैं वो तो गैर मशरूत माफ़ी की बात ही है। वो कह रहे हैं 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी, और फिर मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है, इमरान खान साहब ने कहा है। और फिर
और फिर आज उन्होंने एक और भी कहा है कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा है। न्यूट्रल उन्होंने अपनी इसकी भी तस्वीर फरमाई है कि मेरा न्यूट्रल ना हो, गैर सियासी हो, और लिहाजा आज उन्होंने उससे भी हटे हैं। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, मैडम शेख लग ऐसे ही रहा है, और ये जो बातें सुनी जा रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में भी मुकदमे चलेंगे, अदलिया और हुकूमत तो आमने सामने आ ही गई है, और ये तो अभी बात और आगे बढ़ेगी। फ़ौजी अदालतों में भी मुकदमे चलने की बातें हो रही हैं, और इमरान खान इसके ख़िलाफ़ अदालतों में भी गए। उन्होंने कहा कि मुझे ख़दशा है कि मुझे मेरा फ़ौजी ट्रायल होगा, और बगावत का मुकदमा तो आपको पहले ही पता है, आर्टिकल 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन ये वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है और पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है। अलबत्ता ये नई बात है कि कुछ दिन बाद पता चलेगा। अभी तक सारे इसलिए नहीं कुछ हो पा रहा था कि एक तो इत्तेहादी ये जो आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सारी चीज़ों पे मुत्तफिक नहीं है, और दूसरा इनको ख़तरा है कि अदलिया में जाके ये चीज़ें उड़ जाएंगी। तो अब अगर कुछ दिनों के बाद कोई पता चलना है बकौल ख्वाजा आसिफ तो देख लेते हैं, बाकी माहौल इसी तरह की लग रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं माफ़ी मांगूंगा, मैंने जुर्म कौन सा किया है, और अगर वो कोई सीसीटीवी फुटेज लाते हैं, तहकीक करते हैं, कमीशन बनाते हैं, मैं अगर 9 मई से डरता तो कमीशन का मुतालबा ही ना करता, तो कमीशन बनाते हैं तो हम हाजिर हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत जो है उसने कहा है कि मशरूत माफ़ी मांगे भी तो नहीं मिलेगी, लिहाजा वो सरगना है बगावत का, और बगावत के मुकदमे चलेंगे, और ये अगले मरहले में जाती बात नज़र आ रही है। ये अगला मरहला क्या हो सकता है भट्टी साहब? टेंशन मैडम शेख, मुहाजराई, मजीद तनाव, मजीद लड़ाई, मजीद मुकदमे, मजीद बंद गलियाँ, मजीद तकसीम, मजीद नफरत, और मजीद चीज़ें ऊपर जाएंगी। जो कुछ हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा तेज़ी कर लें। वैसे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इनके मतलब इमरान खान के दौर में मुकदमात जो थे फ़ौजी अदालतों में चले, तो अब ये फेयर है कि उनके खिलाफ भी मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चले, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये ठीक बात है? मैडम शेख, आजकल कौन सी ठीक बात हो रही है? ठीक है, शौक पूरा करें, बिल्कुल करें, इनको हक है इस वक्त ये सारा वो सब करें, फ़ौजी अदालतों में मुकदमे भी चलाएं, उसे बगावत का सरगना भी करार दें, उस पर बगावत का मुकदमा भी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाएं, और फिर आगे बढ़ें। हो सकता है इससे हमारे मसाइल हल हो जाएं, मुल्क तरक्की कर जाए, खुशहाली आ जाए, बेहतरी आ जाए। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब सारे शौक अपने पूरे कर लें, देख लेते हैं क्या होता है। शहजाद साहब, क्या इस्लामाबाद में साहब थे बाय द वे, यही ख्वाजा आसिफ साहब थे बाय द वे, जो दो आंसुओं से रोते थे कि ये तो मुझ पे आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे थे, मुझे तो गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे, हम सारों को तो अंदर करवाना चाह रहे थे, हम पे तो पाबंदियाँ लगवाना चाह रहे थे, झूठे मुकदमे बनवाने चाह रहे थे, यही ख्वाजा आसिफ साहब थे। लेकिन अब चूंकि वो सारा मेल्ट डाउन हो गया है, ये नहर में छलांग मार चुके हैं निक्कर पहन के, तो बिस्मिल्लाह करें, तैरें, फिर आगे बढ़ें। बड़ी सैड रियलिटी है हमारी सियासत की। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, क्या खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना, हो सकता है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ इशारा हो, मेरे पास कोई वाज़ेह खबर नहीं है इस हवाले से, लेकिन कल भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान का जो बयान है उसको माफ़ी के तनाजुर में ना लिया जाए या मशरूत माफ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ओवर प्ले किया जा रहा है। जो बातें उन्होंने माजी में की हैं वही बातें उन्होंने दोबारा दोहराई हैं। अब हम एक एक लफ्ज़ अगर पकड़ के बैठ जाएं तो अलग है कि नहीं, माफ़ी का अल्फाज तो उनके मुंह से निकला है, लेकिन इसको आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आपसे यही कहा था कि फौज इस बात पर कायम है कि ये बगावत थी, पीटीआई और इमरान खान इस बात पर कायम है कि नहीं, ये हमारे खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसलिए इमरान खान ने कल ये दोबारा ये दोहराया था कि आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और सामने रख दें, जुडिशल कमीशन बनाए, उसमें अगर हमारे लोग होंगे तो पार्टी से निकाल दूंगा, उनको सजा भी दी जाए। ये इजाफी लफ्ज था मेरे ख्याल से कल की जो उन्होंने बयान दिया है उसमें। बाकी ये वाली बात सीसीटीवी फुटेज, जुडिशल कमीशन, या ये बात कि पहले आप मुझसे माफी मांगे क्योंकि ज्यादती हमारे साथ हुई है और अगर हम कसूरवार पाए गए तो हम माफी मांग लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसको ये कहा गया कि ये कोई चेंज ऑफ पोजीशन है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने अब एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की है, एक लचक उनके थोड़ा बहुत उसमें नजर आई है, बट मुझे लगता है वो लचक अभी तक माफी से बहुत ज्यादा दूर है। तो ये बार बार कहना कि जो है कुछ इस तरह हो रहा है, कोई चल रहे मामला, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जो आपका सवाल है ख्वाजा आसिफ साहब का, बिल्कुल 9 मई के हवाले से कौन शख्स जो कि अकल रखता है, कोई जी शऊर इंसान क्या इस बात की इजाजत दे सकता है कि इस किस्म का वायलेंस हो? मेरे ख्याल से तो नहीं दे सकता, ना देनी चाहिए।
जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, प्रॉपर ट्रायल हो, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, उसके तहत जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का हो या पीटीआई का ना हो, बियॉन्ड पार्टी लाइंस आके मिलनी चाहिए। और इसमें अगर इमरान खान समझते हैं कि वाकई वो ये समझते हैं कि उनका कोई वर्कर सपोर्टर भी ये कर रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या 1 साल में या 1.25 साल में हमने इन केसेस को सही तरीके से परसू किया है? मेरे ख्याल से तो नहीं किया, क्योंकि इस मामले को एक सियासी रंग दे दिया गया। इस वाकये के बाद जब आप एक बजाय इसके कि आप फेयर ट्रायल की तरफ बढ़ते, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने लग जाएं और जिसको पकड़ना है पकड़े, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे कोई और शख्स हो। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, लेकिन इस्लामाबाद में, मुल्तान में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। इस तरह की पकड़ दकड़ भी की गई। तो जब ये होगा और फिर बयानात देके कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो छूट जाएगा, कोई पीटीआई छोड़ेगा वो छूट जाएगा, कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएगा वो छूट जाएगा, कोई इस्तेकाम पार्टी में चला जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। और फिर जो मामला चल भी रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें जब ट्रायल ही नहीं शुरू होगा, 1-1.25 साल तक चालान ही नहीं पेश किया जाएगा और बगैर ट्रायल के लोगों को जेल में रखा जाएगा, तो फिर इससे तासुब उभरता है कि हुकूमत ने, माजी की हुकूमत ने, रियासत ने इसको सही तरीके से चलने नहीं दिया। जब ये सियासी रंग आ जाता है तो फिर सवाल बड़े सारे उठते हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालबा था वो बना देते, सीसीटीवी फुटेज का बात थी वो ले आते। जब इतने कॉन्फिडेंट है तो करके ये केस ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते। किसी को इस केस में गैर जरूरी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, 2-3 मिसालें हमारे सामने आई, मैं जरा सी मुकम्मल कर दीजिएगा। जो हुकूमत, ये नून लीग की हुकूमत आके देती है कि देखिए कैपिटल हिल पे क्या हुआ, जिन लोगों ने चढ़ाई की थी उनको पकड़ा, बिल्कुल पकड़ा, उनको वीडियोस में आइडेंटिफाई किया और फिर पकड़ा। ऐसा नहीं था कि रिपब्लिकन के सारे लीडर्स को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। और कैपिटल हिल में जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने इंसाइटमेंट की, जिसकी वजह से हमला हुआ है कैपिटल हिल पे, वो शख्स कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप आजकल क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पे वो अमेरिका के फिर सदर भी बन सकते हैं। तो एक तो ये अजीब कंपैरिजन हम ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा, ये यूके में आपने राइट्स देखे, क्या आपको लगता है कि यूके जब वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या पुलिस कहती है कि हम जो है आईनी हाथों से निपटेंगे, इनको सजाएं देंगे, कानून के मुताबिक इनकी जो प्रोसिक्यूशन की जाएगी, आपको इस बात का वहां पे खदशा है कि फार राइट जो ये ग्रुप है, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टियां छुड़वाई जाएंगी, इनकी आइडियोलॉजी तब्दील की जाएगी, या इनसे कहा जाएगा इसकी मुजम्मत करो तो तुम्हें छोड़ देंगे? क्या आपको ये मुमकिन नजर आता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। आज तो 2 को सजा भी हुई है। जिस संजीदगी से इस केस को आगे चलना चाहिए था उस तरीके से लेके नहीं गए। हम चले गए पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए कि इलेक्शन से बाहर कर दें, सियासी तौर पर उनको शिकस्त दे दें। होना ये चाहिए था प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जरिए जिन्होंने वायलेंस किया था उनको सजा होनी चाहिए थी। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खासकर ये जो फौजी अदालतों वाला मामला कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आपको लगता है ये नेक्स्ट चैप्टर है इंतज़ामिया और अदालतों के दरमियान में जो महाजर आई है उसका? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये कि हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है ना, वो तो इस वजह से है क्योंकि फ़ौज अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है अभी तक कायम है और वो पीछे नहीं हटी इस चीज़ से। यानी कि एक तो वो ये कहते हैं कि माफ़ी मांगे, और जिस तरीके से वो सख्ती से एक पूरा बयानिया जो है पीटीआई के ऊपर बना हुआ है वो है। असल इशू इसके अंदर वही है जिस तरह अभी शहजाद ने भी बात की कि आपने 9 मई के इंसिडेंट को, जो कि बहुत यानी कि जिसको सबने कंडेम भी किया, इतनी ज़्यादा वायलेंस उस दिन हुई, वो वाली चीज़ किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ हो तो उसको ऑब्वियसली उसके कल्प्रिट्स को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सज़ा क्या मिलिट्री कोर्ट्स देंगी? यानी कि वो कोर्ट्स जहाँ पे सिविलियंस का ट्रायल ही नहीं हो सकता, और इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है लीना, इस शो के ऊपर लीगली भी और वैसे भी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि क्यों नहीं हो सकते लीगली ये केसेस सिविलियंस के। क्योंकि देखिए लीना, मसला ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो भी इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या सबूत दिए जा रहे हैं, क्या जो है डिफेंस का कोई उनको मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ये सारे केसेस जो हैं ये पब्लिक के सामने होने चाहिए, यानी कि ये सिविल कोर्ट्स के अंदर होने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो हुआ है, प्रॉपर एविडेंस भी सबमिट कराया गया उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ ये केसेस बने हैं, और फिर उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन अगर इतनी सही एविडेंस के साथ होगी तो फिर सामने उनको सजाएं भी दी जाए। जिस तरह एग्जांपल कैपिटल हिल की लेते हैं, यहाँ बरतानिया की लेते हैं, या इवन फ्रेंच राइट्स वगैरह की, उनकी सबकी लेते हैं, बाकी भी हम ममालिक की बात करते हैं कि वहां पर किस तरह से इंतशारियों को सजाएं मिली। वो सजाएं मिली हैं सबूतों की बुनियाद के ऊपर।
वो सजाएं इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने उठाकर उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक ऐसा ट्रायल किया है कि जिसका किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है और किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं। और बात वही है लीना कि आज अगर 1.25 साल गुजर गया है और मई 9 के ऊपर जो है अगर पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने में जो है वो कामयाब होगी है कि जी फॉल्स फ्लैग है, या जो है दूसरी तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल केओस भी उसकी वजह से चल रहा है, तो वो किस वजह से? वो इस वजह से है क्योंकि आपने ये फोकस नहीं किया कि हमने जो लोग इस चीज में मुलव्विस थे उनको सजा दिलानी है। आपका फोकस था कि हमने किस तरीके से पीटीआई से जो है वो एक बदला लेना है या स्कोर सेटल करना है, क्योंकि अगर उनके लोग गए थे उधर करने एहतजाज और फिर वो उसके अंदर मुलव्विस पाए गए तो आपने पूरी की पूरी पार्टी से ही बदला ले लिया। आपने ऐसे लोगों से बदला लिया जो कि ना उस दिन उधर थे, ना उनका कोई लेना देना इस चीज से। आपने उनके वर्कर्स उठाए, उनके लीडर्स उठाए, आपने बाकी सब उठाए। तो ऐसा तो नहीं होता अलीना दुनिया भर में ये तो नहीं हुआ, जिस तरह अभी शहजाद ने भी एग्जाम्पल दी, ये तो नहीं हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी को उठा के डिसमेंटल कर दो या फिर आप फार राइट की पार्टीज को उठा के इस तरीके से कर दे और आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा लें और फिर आप माफी दे दें। ये नहीं होता। बेसिकली जो लोग आइडेंटिफाई हुए प्रॉपर एविडेंस के साथ उनके खिलाफ एक पूरा केस बना, उसमें टाइम लगा, उसके अंदर पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए और फिर जाकर वो केसेस बने और उनको सजाएं हुई। तो इसलिए अगर पाकिस्तान की रियासत जो है बहुत बेहतर होता है कि अगर वो फोकस इस पर करती है, और अब भी टाइम है कि मिलिट्री कोर्ट्स की बातें करना छोड़ें और एक्चुअली प्रॉपर जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके एक प्रोसिक्यूशन पूरी बनाकर और कोर्ट्स के अंदर, आर्म कोर्ट्स के अंदर, मैं सिविल कोर्ट्स की बात करी, नॉट मिलिट्री कोर्ट्स, उन कोर्ट्स के अंदर ये सारे केसेस लाए जाएं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, आवाम को भी पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या था, कौन कौन इस सब के पीछे था, कौन जलाओ घराओ के अंदर था, किसने जो अगर कोई प्लानिंग किसी ने की तो वो किस तरह से की, उसका भी एविडेंस सामने आना चाहिए। तो इस वजह से ये जो धौंस या जबरदस्ती इन चीजों से नहीं होता। 9 में एक बहुत बड़ा वाकया था, तो वो ये अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर तो अलीना ये जो एक सियासी बयानिया बन जाता है, इसका मतलब है कि क्या किसी को कोई सजा ही नहीं होगी। ये अपने एक पॉलिटिकल मैम जहाँ आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है ना, आई एम श्योर ये सब सियासतदानों को भी पता है, वो भी सोचते होंगे, बड़े बड़े उनके पास तजर्बा है, बड़े बड़े सोचने वाले लोग हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि अलीना, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ने जो रिस्पांस था वो डिस्प्रोपोर्शनेट था और उस डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस को जो इस तरह सियासतदानों को चाहिए था कि वो उसके ऊपर एक स्टैंड लेते। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि स्टेट को, एक रियासत को गुस्सा था और उसके ऊपर फिर सियासी जमातें जो हैं उनको भी एक चीज़ शायद अपना कोई इसके अंदर सियासी फ़ायदा भी नज़र आया या दूसरा उनको नज़र आया कि इस वक्त कितना गुस्सा है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें। लेकिन ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि राइट। अच्छा, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। मैं इस बात को अगर आगे बढ़ाऊँ और मज़ा साहब की तरफ लेके चलूँ, मज़ा साहब महमल कहती हैं कि स्टेट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, लेकिन इसमें जमा खातिर ये भी कि रियासत की तरफ से, इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह से केसेस चल रहे थे कानूनी तौर पर उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, कानून में अदालतों से जिस तरह से बार बार स्टेज आते रहे, रिलीफ मिलता रहा, उसने कहीं ना कहीं खामी की है। देखिए ऐसा नहीं है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए मुस्लिम लीग नून अगर अंदरूनी तौर पे बहुत इस बात पे खासी हद तक कन्विंस्ड है, अगर आप उनके लीडरों से बहुत गुफ्तगू करें कि अगर इमरान खान को या पीटीआई को सज़ा मिलती है, पीटीआई और इमरान खान की सज़ा मुस्लिम लीग नून की बका है। ये बहुत सीधी सी बात है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर होंगे तो जाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी का जो इस वक्त वो है ग्राफ, वो और ऊपर जाएगा। इस वक्त इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस होते हैं तो सबको पता है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बता दें इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं, आज अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत सीधी सी बात है। देखिए 9 मई पॉलिटिसाइज हो गया, 9 मई को पॉलिटिसाइज किया गया बिल्कुल उसी तरीके से। मैं अक्सर दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ कि जो फरवरी 81 में पीआईए हाईजैकिंग हुई थी, उस पीआईए हाईजैकिंग के बाद क्या हुआ, आपने पीपल्स पार्टी को, वो एक ग्रुप ने एक्शन किया था, उससे पूरी पार्टी को आपने रगड़ के रख दिया, पूरी बाकायदा ओपन एफआईआर, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं, कोड़ों की सजाएं, जेलें भर दी आपने, जिनका कोई दूर दूर से ताल्लुक भी उससे नहीं था। यहाँ क्या है, यहाँ ये कि 9 मई हुआ, 9 मई बहुत सीरियस वाक़या था, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि 9 मई के 2 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट वो जिसका पीटीआई से ताल्लुक है,
एक एलिमेंट वो था जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, ये सबको पता है। और उसमें हमें बाद में अंदाजा भी हुआ कि जब इनर हाउस चेंज हुई, बहुत से लोगों को निकाला गया सर्विस से। अगर एक कंबाइंड ट्रायल होता और 9 मई को वाकई एक कौमी सानहे के तौर पे ट्रीट किया जाता, क्योंकि इस तरह कभी भी पॉलिटिकल एजिटेशंस नहीं होता कि आप अपनी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को इस तरह अटैक करें, जाके आप जहाज़ों को जला दिया जाए। तो जो कलेक्टिव वो था, उसमें जो लोग मुलव्विस थे, चाहे वो छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, उनका आप फौजी अदालत में करते ट्रायल या सिविलियन अदालत में करते ना विद इन 3 months। जबकि आप ये कह रहे थे कि अनडिनाइबल फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद हैं, उसको 1.5 साल हो गया। आज तक 1.5 साल में आपने, जिसको मास्टरमाइंड कहते हैं ख्वाजा आसिफ, आज तक 1.5 साल से आपने उसका ट्रायल शुरू नहीं किया है और आप उसे मास्टरमाइंड कह रहे हैं। फिर आप फौजी अदालतों को डिफेंड कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का ट्रायल जनरल मुशर्रफ के दौर में स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ था, उनका ट्रायल फौजी अदालत में नहीं किया था। जनरल मुशर्रफ कर सकते थे फौजी अदालत में नवाज शरीफ का ट्रायल, नहीं हुआ, स्पेशल ट्राइब्यूनल में। नवाज शरीफ साहब ने 97 में 98 में क्या किया, उन्होंने गवर्नर राज लगा के फौजी अदालतें कायम की कराची के अंदर। मालूम कर लें सिंध के अंदर फौजी अदालतें कायम हुई थी नहीं हुई थी ख्वाजा आसिफ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, और 9 मई हुआ, आपने पॉलिटिसाइज किया, उसका नतीजा आपने 8 फरवरी को देख लिया। 8 फरवरी को क्या हुआ? 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट तो उन्हीं को दे दिया। सही। फिर क्या किया आपने? फिर आप उस मैंडेट को भी मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे, हुकूमत को और इवन अदरवाइज करें ट्रायल, कितना पॉलिटिसाइज करेंगे, कितना सियासत खेलेंगे 9 मई के ऊपर, करें जिनके खिलाफ शवाहिद हैं उन पर मुकदमा चलाएं और सजाएं दें, जिनके खिलाफ नहीं है शवाहिद उनको सर वैसे वो आपने कहा फौजी अदालतों में चलाएं, फौजी अदालतों में चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर फिर फैसला आ गया, स्टे हो गया, फिर दोबारा इन्होंने अपील की तो उसके ऊपर भी स्टे है। फौजी अदालत, आप प्रिंसिपली नहीं अग्री करते फौजी अदालतों से? अदालतों पर एतमाद नहीं है क्या? ठीक है। क्या आपको अपनी अदालतों में, कैसे सिविलियंस हैं ये, कैसी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं कि जिनको अपनी अदालतों पे वो नहीं है, अपनी अदालतों को बेहतर नहीं करते। आप कभी एंटी टेररिज्म कोड बना लेते हैं, कभी स्पेशल, अपनी अदालतों में या तो रिफॉर्म्स लेकर आए उसके अंदर, और या फिर अगर आप मिलिट्री कोर्ट को जस्टिफाइड करेंगे तो कल मार्शल लॉ को भी जस्टिफाइड करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, मसला ये हालांकि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन हुकूमत की इसमें आप कहें तौजीह ये होती है, वजाहत ये होती है कि जी अदालतों से तो उनको रिलीफ मिल रहा है। महमल कुछ ऐड करना चाहती हैं, साथ ये पॉइंट भी ले लें प्लीज़। और मैं भी जी, मैं एक मिनट, शहजाद महमल ने पहले हाथ उठाया था। जी महमल जी, देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि हम ये भूल जाते हैं और मेरे ख्याल में इसको बार बार याद कराने की ज़रूरत है कि PTV हमला केस हुआ था एक, और एक पार्लियामेंट हमला केस हुआ था। हम यहाँ पर बहुत बात करते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम में, लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने PTI को इन केसेस से बचाया, सजा दिलवाने से, और उस वक्त अदलिया थी। अब ये जो चीज़ थी, ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया कि जिससे लोगों को ये लगा कि अगर पार्लियामेंट पे भी हमला हो सकता है, PTV पे भी हमला हो सकता है, और भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, तो उसकी सजाएं नहीं मिल सकती, वो बच सकते हैं, ये एक शय भी मिलती है। तो इसमें तो वैसे भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस चीज़ में कसूरवार है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जो 9 मई है, इसके अंदर एक उल्टा रिस्पॉन्स है, इसके अंदर एक ब्लैंकेट सजा देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, सजा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके यानी कि हकदार है, जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात जो कर रही हूँ कि मई 9 का फोकस ये होना चाहिए कि जो लोग वाकई ही मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने असल में इंसाइटमेंट टू वायलेंस की थी, या जो लोग उधर जिन्होंने ये जलाव किया था, सारा कुछ किया था बिल्डिंग के साथ, उनको सजा दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि हमने एक पूरी की पूरी पार्टी को और एक कीजिएगा। ठीक है शहजाद। अलीना, ये 21वीं तरमीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स पहले जो है बनाई गई थी, और वो भी नून लीग का दौर था, और उस अमेंडमेंट में और उसके बाद जो उसकी वर्किंग भी थी, बड़ा वाजे किया गया था कि किन लोगों का उस पर ट्रायल होगा, क्या उन लोगों को कंपेयर किया जा सकता है जो कि इस इंसिडेंट में मुलविस हों। मतलब उसमें तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने सिविलियंस के कत्ल किए, जिन्होंने फौजी एहलकारों के कत्ल किए, उनको शहीद किया, और जिनकी तादाद हमें बताया जाता है 70,000 से ज्यादा है। यानी कि उन लोगों के खिलाफ जो लोग क्लाशनकोफ लेके घुस जाते थे एयरपोर्ट्स में, बेसेस में, GHQ में, और वहां पे बाकायदा लोगों को कत्ल करते थे।
गले काटे गए, इस तरह की फुटेजेस हम सब ने देखी हुई हैं। हमारे जो फौजी शहीद हैं वो सैकड़ों की तादाद में हुए हैं। क्या उनको आप कंपेयर करेंगे? और उस पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से वो जस्टिफाइड है कि नहीं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि उस वक्त कहा गया था जो जेट ब्लैक टेररिस्ट है उनका वहां पे ट्रायल होगा। और उसमें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मेंबर थे, उन्होंने तो उसको भी मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं बननी चाहिए। लेकिन आज जो लोग मुलविस थे, हो सकता है पार्टी वर्कर्स हो सकता है सपोर्टर्स हो सकता है कोई भी हो जिन्होंने ये वायलेंस किया, वो एक जुर्म जरूर है, लेकिन क्या उसको आप उससे कंपेयर करेंगे जिन लोगों ने 70-80 हज़ार लोगों को मारा है एक आइडियोलॉजी के तहत? कैसे कर सकते हैं आप? शहजाद, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले हामिद मीर साहब ने डिटेल सामने लेके आए थे कि सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि पीटीआई के ज़माने में कुछ आम शहरी भी थे जिनको इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया था। आई थिंक उसके ऊपर स्पेसिफिकली ये सवाल था। मुझे याद है उन्होंने कहा था ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त की जब हुकूमत थी नून लीग की, उन्होंने क्या बताया था कि किन लोगों के ट्रायल होंगे, उससे बियॉन्ड जाके उन्होंने किया तो गलत किया, उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त जो नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने क्या बताया था कि ये लोग हैं और इनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी सियासी पार्टी को लेकर या किसी जो है सियासी कारकुन या कोई सपोर्टर को लेकर आप उसमें जो है मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल करेंगे। ओके, ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने इसके ऊपर राय सुनी। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि गरीब आदमी का जीना महाल हुआ हुआ है, बहुत महंगाई है इस वक्त, हर तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, मायूसी है। लेकिन ऐसे माहौल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बात करते हुए कुछ उम्मीद दिलाई है, लेकिन ये किस हद तक कारगर साबित होगी, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। कहते क्या हैं वज़ीर आज़म? हमें एहसास है कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, ख़ासकर बिजली का मसला जो है वो गरीब आदमी के लिए बहुत एक बड़ा मसला है। इसके सिलसिले में आने वाले दिनों में काम हो रहा है और बल्कि इत्तेहादियों के साथ कोई एक मरबूत प्लान पर काम हो रहा है कि इसको किस तरह से मुसलसल और देर पा किया जा सकता है रिलीफ को। आने वाले दिनों में बताएंगे कि वो एग्जैक्टली क्या रिलीफ होगा और किस हद तक होगा। इसके साथ साथ ये कुछ अरसे से देखा जा रहा है, आपको पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ये भी अच्छी खबर या हौसला अफजा खबर एटलीस्ट थी कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जो कर्ज़े हैं वो 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिए जाएंगे। बट साथ ही साथ ये भी धड़का लगा हुआ है कि इस साल पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी है कर्ज़ों के लिए, तो क्या उसके बाद कौमी ख़जाने पर जो बोझ पड़ेगा उससे अवाम के ऊपर मज़ीद कुछ बोझ तो नहीं पड़ेगा? लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी एक उम्मीद की किरण जगाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं, उनके जो बयानात हैं, अवाम का एतमाद बहाल कर पाएंगे वो इनसे? भट्टी साहब। मैडम शेख, ये पिछले सवाल को इससे मिला लें, पीछे कॉन्फिडेंस देख लें, बगावत के मुकदमों पर, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर, इमरान खान पर मुकदमों पर, और क्या कॉन्फिडेंस था। और दूसरी तरफ यहाँ देख लें, हम मैडम शेख बदकिस्मती ये कि हम फार्चून हंटर्स, मौका परस्तों और वारदातियों में घिरे हुए हैं और अब इनकी अक्लों, शक्लों, हरकतों, सोचों और अमलों पर ना रोना आता है ना हंसी आती है। मैडम शेख, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत लग रहा है कि अब हमारे छोटे मसाइल हैं। हमारे असल मसाइल ये हुकूमत वाले हैं, ये लीगी, ये पीपल्स पार्टी वाले 9वीं मरतबा इक़्तिदार में हैं खैर से, और इनकी अपनी 7 नस्लें संवर चुकी हैं, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई हैं। और जब तक ये रहेंगे मैडम शेख, लिख लीजिएगा, हम भिखारी रहेंगे, सिसकते तड़पते रहेंगे और रोते मातम करते रहेंगे। मुझे ज़रा बताइए मैडम शेख, किधर है तरक्की, खुशहाली, नवाज शरीफ? किधर है आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ? किधर है नवाज दो नवाज शरीफ? और कहना उनको ये था महबूब कायद को कि सर आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं, कम से कम मैं तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा। और मैडम शेख, कहाँ गए बिलावल भुट्टो के वो मंशूर, मरियम नवाज़ के वो मंशूर, मुस्लिम लीग के वो मंशूर, पीपल्स पार्टी के वो मंशूर, वो फ्री बिजली, वो नौकरियाँ, वो घर, वो रोज़गार? किधर गया इनका तजर्बा, इनका रस्तूपन, इनकी शबाज स्पीड, इनकी शबाज गवर्नेंस, इनका एक जरदारी सब पे भारी? और मैडम शेख, इतला क्या दी जा रही? हम यकसू हैं, बड़ी मेहरबानी कहीं आप यकसू हो ही ना जाएं।
खुदा करे IMF से जान छूटे, उधर कह रहे हैं चंद दिनों बाद देख ले हम क्या हशर करने वाले हैं तरीके इंसाफ का और इमरान खान के, इधर कह रहे हैं खुदा करे IMF की जान छूटे, खुदा पे छोड़ दे। और फिर मतलब उधर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुशावरत हो गई है, मतलब असर हाज़र के अरस्तु अफलातून नौम चुमिस्की साहबान से इनकी मुशावरत हो गई है। अब हमारे मसाइल हल होने वाले हैं। मैडम शेख आगे सुनिए, आखिरी 2-4 जुमले, जामे प्लान की ज़रूरत है। 9वीं मरतबा आके कह रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं, 9वीं मरतबा आके कह रहे हैं। चीन सऊदी अरब UAE के पांव पड़े हुए हैं, वो हमें आगे दे देंगे। और स्टॉक एक्सचेंज का वो नहीं देखते कि 70 अरब डॉलर जो निकल गया है या इससे कम जो निकल गया है, उसमें इशारे ऊपर नीचे आ रहे हैं। आखिरी बात है मैडम शेख, अवाम का एतबार तब बहाल हो जब ऐवान सदर वज़ीर आज़म के हाउस के बजट कम हो, जब अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी की मरात सहूलियात ख़त्म हो, जब तबका अशराफिया पर शिकंजा कसा जाए, जब मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल वाले खाबे ख़त्म हो, जब लुटमार चोरी डकैती का सद्देबाब ऊपर से हो, जब बड़े घरों वाले हमारे जैसे मसाइल में हों, तब होंगे। बाकी इनकी तकरीरों से तो अब पित्त निकल आती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, और वो इतने निकले हुए कि अब फोड़े बन गए। ओके भट्टी साहब, वैसे ये दिलचस्प बात है, महमल ने भी पहले की और आपने भी की। आप लोग कहते हैं कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है इमरान खान वाले बयान के ऊपर और जो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंजॉय उसके ऊपर, लेकिन अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में क्यों जुड़ी रही? उसको तो इग्नोर कर देना चाहिए था इनको, नहीं? चलें शहजाद आगे बढ़ती हूँ, आप हमें ज़रा टेक्निकल भी बल्कि समझाइएगा। अगर वाकई में जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ज़बानी जमा खर्चा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर ये जो स्टॉक एक्सचेंज में हम मुस्बत रुझान देख रहे हैं, मुस्बत इशारिये देख रहे हैं, ये क्या है? अलीना, जो आपका ओरिजिनल सवाल था उसकी आखिरी लाइन दोहराएंगे आप? बहाल कर पाएंगे? नहीं। अच्छा, ओके। मुख्तसर जवाब हो नहीं सकता इसका, काफी है इस वक्त। अच्छा, ओके, ये हम तीनों का मुश्तरका जवाब है। ओके। पल्स सर्वे के अभी नताइज आए, जिसमें 74% लोगों ने ये कहा है कि वो अपनी आमदन में अखराजात पूरे नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा ये नंबर जो है ना वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये नंबर शायद 85-90 के करीब भी हो तो कोई इस पे शक की बात नहीं होगी। पहले लोग कहते थे हम कमाते हैं ताकि खा सके, अब कहते हैं कमाते हैं ताकि बिजली का बिल दे सके। मतलब घर का किराया लेट हो जाता है, बिजली का बिल देना पड़ता है क्योंकि गर्मी में बिजली चली गई तो क्या करेंगे। महंगाई जितनी है हम सबको अंदाजा है, और ये इस हुकूमत का कि पहले 6 माह नहीं है, आपको पता है पीडीएम हुकूमत 1.5 साल गुजार चुकी थी, और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप है उसको भी यही कहा गया कि वो एक्सटेंशन है पीडीएम हुकूमत का। तो अब ये माशाल्लाह 2.5 साल से हो चुके हैं, जिसमें अवाम को हर मौके पे कहा जाता है बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, IMF प्रोग्राम है, बिल्कुल है IMF प्रोग्राम, लेकिन कहते हैं कि ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये सख्त फैसले सारे आपके अवाम के लिए होते हैं। इस बजट से पहले क्या क्या बातें की गई थी कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है अब तक। और अब भी कहा जाता है कि उस पर काम हो रहा है, लेकिन कर क्या दिया? फौरी तौर पे आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, जो टैक्स पेयर था उसका आपने टैक्स बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर पर टैक्स लगेगा, लेकिन वो जनवरी 1 से हम देखेंगे, क्योंकि बात हो गई है। IMF ने भी उसमें लीनियंसी दिखा के 6 महीने दे दिए, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी पे कर रहा है तनख्वाहदार तबका या नॉन सैलरी क्लास, उस पर आपने टैक्स फौरी तौर पर बढ़ा दिया। तो ये कितनी देर तक आप आवाम को ये कहते रहेंगे कि IMF के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने हैं, लेकिन वो मुश्किल फैसले आपने लेने हैं, अशराफिया ने नहीं लेने। इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है उसमें शायद कुछ चीजों में तो फौरी तौर, मुझे जवाब प्लीज मुकम्मल कर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है आज काफी दिन बाद हमारा, जो इसका रिलेटेड, जिसका ताल्लुक अवाम से है। आप टैक्सेस कम कर सकते हैं फौरी तौर पे, IMF को कन्विंस करें कि ये नहीं हो सकता कि अवाम पे हम 30-40% बिजली के बिलों में टैक्स लगाएं, ये आपके हाथ में है। बाकी IPP से कॉन्ट्रैक्ट और ये दीगर मामला, इस पे टाइम लगेगा, लेकिन टैक्स आपने कम नहीं किया है, आपने उस पर कोई हलचल नहीं की। और एक बहुत अलार्मिंग चीज, मैं आज एक पावर सेक्टर में एक अहम शख्सियत से मिलकर आ रहा हूँ कि हो क्या रहा है। बजट से पहले आप सुन रहे थे कि जो ऑलरेडी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हम नहीं छड़ेंगे, लेकिन हम जो नए सोलर लगाएंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि 1.5-2 साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं। लेकिन उससे मसला क्या होता है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अब ग्रिड से हटके सोलर पे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। अलीना 1 लाख कंज्यूमर है सोलर का, ये अगले साल तक 2 लाख कंज्यूमर हो जाएंगे, यानी कि जो अशराफिया एलीट है वो चला जाएगा सोलर पे, और बिजली की जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है वो आएगा आम तबके पर। ये क्यों? अगर सबको पता है कि ये इस वक्त जो है सोलर का इंसेंटिव बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन चेंज क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि शायद ये वक्त दिया जा रहा है कि जो अमीर तबका है इस मुल्क का, वो आराम से इत्मीनान से सोलर पे शिफ्ट हो जाए, और जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो हम बोझ डालेंगे गरीब आवाम पर, क्योंकि वो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ हो जाएगा उन पर।
इस वक्त जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है उसको मैं और आप सब्सिडी देते हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे सोलर पर तो हम उनको सब्सिडाइज नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो वक्त आने वाला है ये बहुत मुश्किल है। अगर आप समझते हैं सोलर पे लोग आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट 1.5-2 साल में रिकवर करते हैं, नहीं होना चाहिए, ये 4 साल तक जाना चाहिए। लेट्स डू इट। इंतजार किस चीज का है, किसको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं आप? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, ये जो फिर हम बातें करते हैं और हुकूमत एटलीस्ट दावे करती है कि आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज देखिए कितना अच्छा हो रहा है, वो क्यों है? स्टॉक मार्केट का ताल्लुक एक आम आदमी से नहीं होता। ओके। वो एक इंडिकेटर होता है, माशी इंडिकेटर होता है कि आपकी मैक्रो इकोनॉमी जो है वो एक बेहतरी की सिम्प दिखा रही है। तो वो तो दिखा रही है, और वो भी पिछले स्टॉक मार्केट में भी हमने पिछले कुछ सेशंस में तो डिक्लाइन देखा है, लेकिन वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसके असरात फिर अगर मुसलसल ग्रोथ होते रहे तो आम आवाम तक आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो पहुंच नहीं रहे। तो इसलिए वहां पे कंपनीज के रिटर्न्स वगैरह ये बेहतर है, बट आम आदमी के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी तज्जियाकारों की राय। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवाम का हौसला बंधा रहे हैं या उनको एतमाद दिला रहे हैं कि जो इत्तेहाद है वो कोशिशें कर रहा है किसी ना किसी तरह अवाम को रिलीफ देने की। क्या एतमाद कर पाएंगे अवाम वज़ीर-ए-आज़म की इन बातों के ऊपर, बयानात के ऊपर? महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, आज की जो मुआशी सूरत हाल है ना, अभी ब्रेक से पहले शहजाद ने उसको बड़ी अच्छी तरह ग्राउंड रियलिटीज जो एक्सप्लेन किया, उसमें ना ऐलानात से किसी का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इकदामात से बहाल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला क्या है? मसला ये है कि इस हुकूमत ने पहले भी कहा कि हम रिलीफ देंगे, उन्होंने कहा हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे, लेकिन बजट के बाद क्या हुआ पता चला, तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस किस्म के टैक्सेस लगे वो एक यानी कि बिजली की तरह, यानी कि उस तरह से क़यामत की तरह उनके ऊपर गिरे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें हुकूमत ने बताया कि हम एग्रीकल्चर, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, इन सबको टैक्स नेट के अंदर लाएंगे। वो भी बयानात की हद तक है, अभी तक कोई अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि जी ब्लैक मार्केट को हम खत्म कर देंगे, वो भी सिर्फ बयानात और ऐलानात की हद तक है। कहां पर हमें कोई अमली चीज नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप फिर ये कहा जाता है कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे जो है बहुत तरक्की करेंगे, इस तरह की चीज हो जाए। अभी आप देख लें कि जून की जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा थी जुलाई की बिनिस्बत, तो यानी कि ये भी कुछ नहीं हो रहा अमली। असल बात वो है लीना कि जब तक नंबर्स में ये सब कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं, बढ़ रही हैं, तो कोई कॉन्फिडेंस किसी का बहाल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बयानात हैं, और बयानात तक ही मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बयानात और ऐलानात कर रही है, लेकिन इन चीजों से किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मजहर साहब, आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल। ठीक है, मैं माजरत के साथ हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया है। मजहर साहब, आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल, क्या करे ऐसा हुकूमत कि अवाम को कुछ तो भरोसा हो उसके ऊपर, या कुछ तो उनको लगे कि हुकूमत की इंटेंट अच्छी है? देखिए, एक वज़ीर आज़म गुजरा है इस मुल्क में जिसने हु लेड फ्रॉम द फ्रंट, वो था मोहम्मद खान जुनेजो। उसने कहा कि जी सब 13 सीसी या 18 सीसी की गाड़ियों में बैठेंगे, कोई भी हो, कम वोट में। वज़ीर आज़म की उस तकरीर से लोगों का एतमाद बहाल होगा जब वो ये कहेंगे कि आज से मैं ये वज़ीर आज़म हाउस बंद कर रहा हूँ, मैं अपने घर से वज़ारत आज़मात चलाऊँगा, आज से मैं, मुझ समेत हर वज़ीर, हर कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी अपना पेट्रोल, अपनी जेब से पेट्रोल देगा, अपने घर से बिजली का बिल खुद देगा। इन चीज़ों से एतमाद बहाल होता है, इन बातों से एतमाद बहाल नहीं होता। इसलिए कि आज ही अभी सुबह तकरीर हुई थी ना दोपहर को, अभी खबर आई है कि बिजली मजीद महंगी हो रही है। ये एतमाद बहाली है, इससे एतमाद साजी होगी। गवर्नमेंट को तो पहले ही एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। जहां आपकी अशराफिया की जो पेंशन है वो उसकी आखिरी तनख्वाह हो, वहां लोगों से आपका डिस्कनेक्ट है। लोगों को आपको पता ही नहीं है महंगाई का। जाए तो जरा बाजार में जाए ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो जो है थैला उठा के थोड़ी जाते हैं, आपको अंदाजा होगा महंगाई कितनी है। ये उनसे पूछे ना, आप सर्वे कर लें, आप चले जाएं, बस में चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, जहाज में चले जाएं, कोई एक शख्स बता दें जो मुतमईन हो। कोई एक शख्स में मिसाल दे दें कि जो जिस तरह भी शहजाद कह रहा था कि 70% या 90% इस वक्त लोग मुतमईन नहीं हैं। आप करप्शन में डूबी अशराफिया पर एतमाद कैसे हो सकता है? टोटल करप्शन नीचे के लेवल तक। आप चले जाएं, यहाँ पूरे सिंध में चले जाएं, किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, कोई दो मिसालें बता दें, 2 वजारत बता दें कि जहां करप्शन फ्री हो। ये सब धोखे होते हैं। लोगों को अब एतमाद नहीं रहा, लोग इररेलेवेंट, हुकूमत इररेलेवेंट होती जा रही है।
ये जब तक और ये बड़ी खतरनाक बात है जब अवाम को हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं रहता, तो सीरियसली ये सोचने की ज़रूरत है जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।